हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मैं आयुष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई, इतिहास की हम सीरीज लेकर आए हैं 10 मिनट शो, और आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे सम्राट की जिसे हम अशोक महान कहते हैं। अब देखिए, किसी भी सम्राट के नाम के आगे महान ऐसे ही नहीं लगता। इतिहास में तो हम अनेकों राजाओं के बारे में पढ़ रहे होते हैं, अनेकों शासकों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम शासक हैं जिनके नाम के आगे महान लगा है। उसके पीछे भी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, तो हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए, पहले मैं आपको बता दूं, देखिए भाई, ये मेरा ऑफिशियल और पर्सनल, आप कह सकते हैं कि ऑफिस का ही है, लेकिन पर्सनली यदि आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा जीमेल आईडी है। CUET-PG 2027 की तैयारी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है तो आप इस जीमेल आईडी पर मेल कीजिए। मेल करने के बाद मैं खुद आपसे कनेक्ट करूंगा, और यदि आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खैर, ये तो हो गई मुख्य बातें। अब शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, और आप ये बहुत बार सुन चुके हैं कि भारत की धरती पर इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, इतना बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य सबसे पहले अगर आया तो मगध के खंडहरों पर मौर्य साम्राज्य ही आया था। तो मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि की अगर बारे में बात करें तो देखिए, घनानंद हुआ करता था, है ना, नंद वंश का शासक है। सिकंदर का आक्रमण हो रहा है, उसी दौरान घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य आ रहे हैं। फिर बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र के रूप में हमें मिल रहा है अशोक। तो तीसरा शासक है जो बिंदुसार का पुत्र है। सबसे खास बात देखिए, एक काफी विशाल साम्राज्य इसके समय हमें देखने के लिए मिलेगा, जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा फैला हुआ है। जब ये शासक बना, उसके पहले उज्जैन का प्रांतपति था, यानी उज्जैन का राज्यपाल ये हुआ करता था। और अलग अलग ऐतिहासिक ग्रंथों में ये लिखा है कि ये जाकर के अपने भाइयों से युद्ध करेगा। अपने अलग अलग कहीं कहीं सेहली अनुश्रुतियां, जो सुनी हुई अनुश्रुतियां होती है ना, सेहली परंपराओं के अनुसार, कहीं कहीं ये भी हमें सुनने में मिलता है कि भाइयों की हत्या करने के बाद ही ये सिंहासन पर आकर बैठ रहा है। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? वो है कलिंग का युद्ध। जब इसका शासन चल रहा था तो शासन के 8वें वर्ष में ये कलिंग में युद्ध कर रहा है, कलिंग को जीत रहा है। कलिंग की राजधानी तोसली थी, वहां पर यह आक्रमण हुआ। हाथी गुम्फा एक अभिलेख है जहां से यह पता चलता है कि कलिंग का राजा नंदराज हुआ, जिस पर यह आक्रमण हुआ। विनाशकारी युद्ध था, लाखों लोग मारे गए, और वहां जो रक्तपात हुआ, जो लहू बहा, और पूरा जो रणभूमि है कुरुक्षेत्र, हम ये कहें कि पूरा युद्ध भूमि जो है वो लाल रंग से जब इसने देखा, इतनी हत्याएं देखी, और उसके बाद इसे आत्मग्लानि का अनुभव होता है, और ये कहता है कि ये सब आखिर क्यों? धर्म नहीं, यहां हृदय परिवर्तन करता है अशोक। अशोक के मन में ग्लानि है, और ग्लानि के कारण फिर हृदय परिवर्तित हो जाएगा, और वो भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध घोषणा। युद्ध घोषणा के स्थान पर वो धम्म घोष की बात करेगा, यानी वो ये कहेगा कि भाई अब युद्ध नहीं करेंगे, अब हम धम्म की बात करेंगे। धम्म का मतलब क्या है? धम्म का मतलब है नैतिक आचरण, या जिसे आप सदाचार कहते हैं, वही है धम्म। और ऐसा कहां लिखा है? ऐसा लिखा है राहुलवाद सूक्त में। राहुलवाद सूक्त किसने लिखा है? राहुल ने। राहुल कौन है? राहुल सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के पुत्र हैं, जहां से हमें धम्म के बारे में बात मिल रही है। तो अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद इसने ये देखा कि ईरान के आसपास का एक शासक है जो जनता से जो भी संवाद कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, उसके लिए वो शिलालेखों का इस्तेमाल कर रहा है, पत्थरों पर लेख लिखवा रहा है। बस उसी से इंस्पायर हुआ, और अपनी जनता से संबोधन करने के लिए, एक कम्युनिकेशन संचार स्थापित करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है? अभिलेखों का इस्तेमाल कर रहा है। अभिलेखों पर राजकीय आदेश मिलेंगे, और अभिलेखों पर मिलेगा नैतिक सदाचार कैसे करना है, धम्म की स्थापना कैसे करनी है, वो सारी बातें। बहुत सालों तक, हम ये कहें कि काफी समय तक, अशोक का या मौर्य साम्राज्य का पूरा इतिहास जो था वो अंधकार में ही था, हम जानते नहीं थे। और अशोक के बारे में तो काफी समय बाद पता चला है, जब 1750 में एक पादरे टीफेंथेलर नाम के व्यक्ति हैं, यूरोपीय व्यक्ति हैं, जो इन अभिलेखों की खोज कर रहे हैं। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति हैं जो इन अभिलेखों को पढ़ रहे हैं। और उसके बाद अशोक के इतिहास को लिखा गया। मौर्य इतिहास के बारे में हमें पता चला, मौर्य प्रशासन के बारे में पता चला, और मौर्य साम्राज्य की सीमाएं कहां तक हैं उनके बारे में पता चला। अभिलेख अलग अलग भाषाओं, अलग अलग लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है भाई, कुछ शिलालेख हैं जो प्रमुख हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला शिलालेख जहां वो कह रहा है कि पशु बलि नहीं करना चाहिए, ठीक है, पशुओं के चिकित्सालय की भी वो बात कर रहा है।
8वें शिलालेख में वो धम्म यात्रा बता रहा है। धम्म यात्रा, देखिए धम्म है, ये धर्म नहीं है, आपको इससे धर्म से मिलाकर किसी भी तरह कंफ्यूज नहीं करना है। 13वां शिलालेख सबसे लंबा है, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में सभी बातें लिखी हुई है। तो ये तो हो गई अशोक की, हम ये कहें कि जो उसकी धम्म से रिलेटेड बातें या उसके अभिलेखों से रिलेटेड सारी बातें। अब अगर उसके प्रशासन की बात करें तो देखिए, जैसा मौर्य प्रशासन हम पढ़ रहे हैं, चूंकि ये मौर्य शासक है उसी से संबंधित है, अत्याधिक केंद्रीकृत शासन हमें देखने के लिए मिलेगा। जो बड़े अधिकारी हैं वो तीर्थ कहलाएंगे, 18 प्रमुख तीर्थ हुआ करते थे, ठीक है। धम्म महामात्र इसने नियुक्त की है, ये इसके पहले नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यही मिलेगा कि ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर रहा है। रज्जुक नाम के भी अधिकारी हुआ करते थे जो न्याय के लिए काम किया करते थे, है ना। इंसान प्लस जानवर सभी के लिए कहीं ना कहीं ये चिकित्सालय की व्यवस्था कर रहा है। उपगुप्त जैसे भिक्षुओं के प्रभाव में आ गया था, कहीं कहीं उपगुप्त का नाम मिलेगा, कहीं कहीं सुशीम का नाम मिलेगा। आगे चल के बौद्ध धर्म को ये अपना लेगा। 251 BC, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अशोक के समय की। उस समय पर जो तीसरी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन ये पाटलिपुत्र में करवा रहा है। इसके पहले 2 हो चुकी थी, राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कहां होगी, कश्मीर के कुंडल वन में होने वाली है। फिर क्या करेगा, बौद्ध शिक्षाओं को फैलाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को दक्षिण भारत यानी दक्षिण भारत से श्रीलंका की ओर भेजेगा। अलग अलग देशों में बौद्ध भिक्षुओं को भेजेगा। जो बौद्ध धर्म का एक विस्तार देखने के लिए मिलता है ना, आज भी दुनिया में जो बुद्धिज्म इतना ज्यादा फैला हुआ है उसमें सम्राट अशोक का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चल के रुम्मनदेही अभिलेख है जो ये जानकारी दे रहा है कि ये खुद बुद्ध की जन्मस्थली और बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान है उनकी यात्राएं कर रहा है। जब ये लुम्बिनी जा रहा है तो वहां पर टैक्स कम कर दे रहा है, 1/6 से 1/8 के आसपास ये टैक्स कर देता है। कुछ और अभिलेख हैं जो इसके अकाल प्रबंधन, अकाल राहत के लिए जो भी चीजें ये कर रहा है उसकी जानकारी देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं अशोक से। देखिए, बौद्ध किंवदंतियां क्या कह रही हैं कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनाए हुए थे। तो ये अशोक के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है। और सारनाथ स्तंभ की अगर हम बात करें तो देखिए, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो हमें कहां देखने के लिए मिलता है, ये आपको सारनाथ में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 24 तीलियों वाला अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो इसी से संबंधित है, इसी के समय की, सम्राट अशोक के समय की पूरी वास्तुकला से ये संबंधित है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें हो गई सम्राट अशोक से संबंधित। भाई, यदि आप COTPG 2027 की तैयारी कर रहे हैं, चीजों को डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं, सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज अल्टीमेट 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। साथ में जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं, जो भी ऑफर चल रहा है, जो भी डिस्काउंट चल रहा है, जो भी सेल चल रही है भाई, उससे भी ज्यादा 2 या 3% ज्यादा ही आपको AD22 मेरे फैकल्टी कोड पर मिलने वाला है। तो इसे आप जरूर लगाइएगा। और इसके अलावा जब भी आपको कोई डाउट है, तैयारी से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, तो आप इस जीमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। आपके कोई भी कंसर्न के लिए मैं यहां पर अवेलेबल हूं। और यदि बैच से रिलेटेड कोई भी चीज है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके बैच से रिलेटेड चीजों के लिए हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह के और वीडियोस आपके लिए रिवीजन और फाउंडेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो जो लगातार हमारे चैनल पर आते रहेंगे। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।